मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। नाज़रीन, कॉल्स की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिलीज़ हुई है, जहाँ कोर्ट ऑफ अपील ने जजमेंट पास की है कि जो होम ऑफिस की पॉलिसी है, जहां वो 1000 पाउंड प्लस लेती है ब्रिटिश नेशनलिटी एप्लीकेशंस के लिए, बच्चों की नेशनलिटी की एप्लीकेशंस के लिए, वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने होम ऑफिस को ऑर्डर किया है कि बच्चों की बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप इस पॉलिसी को अमेंड करें। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। अब हो सकता है मोस्ट लाइकली कि होम ऑफिस एक वेवर शुरू कर देगी नेशनलिटी एप्लीकेशंस के लिए जो कोई बच्चा अप्लाई करता है फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए मेरी एडवाइस आप सब से होगी कि अगर आप अपने बच्चे को रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल, वेट कर लें, और जैसे ही होम ऑफिस इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है अपने पॉलिसी में, फिर ही जाके आप अप्लाई करिएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। एक दूसरी अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो थी कि अगर आपने EU सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई किया हुआ है और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, और आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी बिफोर द ट्रांजिशन पीरियड जो था 31 जनवरी 2020, होम ऑफिस आपको एक अपील राइट नहीं देगी। इसको प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी फॉर EU सेटलमेंट स्कीम और अभी तक वो पेंडिंग है, होम ऑफिस आपको अपील राइट नहीं देगी अगर वो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी बिफोर 31 जनवरी 2020, कि उस टाइम होम ऑफिस खाली एडमिन रिव्यू देता था। इसलिए अगर आपका एप्लीकेशन अभी रिफ्यूज़ हो जाता है, बल्कि बजाय आप एडमिन रिव्यू पर जाएँ और उसके बाद टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए 30 जून 2021 का, बेस्ट चीज़ होगी कि फ़ौरी तौर पर आप दोबारा अप्लाई कर लें, और अगर दोबारा होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करती है, आप उसको फिर अपील कर सकते हैं। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझसे भी मिस हो गई थी, और वो है कि अगर आप एक ड्यूरेबल पार्टनर हैं एक यूरोपियन नेशनल के, सो अनमैरिड पार्टनर, और आपको होम ऑफिस ने इशू किया हुआ है रेजिडेंस कार्ड या प्री सेटल स्टेटस, और आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, आप डोमेस्टिक वायलेंस उस टाइम अप्लाई कर सकते थे अगर आप एक मैरिज में थे एक यूरोपियन नेशनल के साथ, लेकिन अगस्त में होम ऑफिस ने इस पॉलिसी को अमेंड किया है कि अगर आप एक ड्यूरेबल पार्टनर भी हैं और आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आप रिटेन राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद है आपको इस वीक की अपडेट से फ़ायदा होगा। नाजरीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सर जा रहा है। थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी हम लोग पहले अप्लाई करता था इसका 7 दिन बेस के बच्चों पर, जी जी, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता था, पता चलता था। अभी हम लोग का अप्लाई किया एक्सटेंशन और बायोमेट्रिक भी हो गया, तो उसका कैसे पता चलेगा एक्नॉलेजमेंट कब आएगा सर उसका? ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आपने कब दिए थे? अभी हमने दिया लास्ट मंथ में दिया था सर। लास्ट मंथ हमको कोई 12 जनवरी के बाद। ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहले क्या होता था, जब आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते थे, होम ऑफिस आपको विद इन 1-2 वीक्स में एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज देती थी, जहां वो कंफर्म कर देते थे कि हमें आपका एप्लीकेशन मिल गया है और वो प्रोसेस में है। लेकिन जब से होम ऑफिस ने एप्लीकेशंस को ऑनलाइन लेके गए हैं,
वो एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं भेजते। अगर आप मैरिज बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर एक्सटेंशन, आपको विद इन वीक 10 डेज़ में आपको एक ईमेल भेज देते हैं। लेकिन जो दूसरी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं अंडर प्राइवेट लाइफ या अंडर ह्यूमन राइट्स, आपको वो एक्नॉलेजमेंट ईमेल या लेटर नहीं भेजते। अगर आपको कोई परेशानी है, फॉर एग्जांपल आप काम नहीं कर सकते, या आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस में चेक कर सकता है कि आपका एप्लीकेशन इन द सिस्टम में है, उनको पता लग जाएगा कि आपके पास वैलिड लीव है जो एक्सटेंड हो गई है 3C के तहत और आप अभी काम कर सकते हैं। अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है और आपके फिंगरप्रिंट्स भी हो गए हैं, मेरी एडवाइस आपसे होगी कि परेशान ना हो, आपका एप्लीकेशन सिस्टम में है और बहुत जल्द विद इन 4 to 6 मंथ में आपको उसका डिसीजन आ जाएगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है होगा वीज़ा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव वन है। हेलो या सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है। जी जी। पहले तो मैं यहाँ 15 साल से हम रह रहे हैं, हो गया 15 साल, और मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ ब्रिटिश है। तो हमारा कुछ होगा, मेरी बच्चे को 2.5 साल का वीजा मिला है, 2.5 साल का, और उसका ग्रैंड चिल्ड्रन ब्रिटिश है। और हमें 15 साल से ऐसे रह रहे, 15 साल हो गया, तो हमारा कुछ होगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टूडेंट में आई थी और उसने एसाइलम किया था और वो डिटेंशन में गई थी। फिर उसको बेल मिली, तब उसने कोर्ट में बेल करी, तो फिर वो डिटेंशन में आई है और वो ब्रिटिश लड़के के साथ शादी करना चाहती है। तो वो ब्रिटिश के साथ शादी करे तो उसको राइट कैसे मिलेगा? प्लीज, 2 साल में टीवी पे सुनती हूँ इसका जवाब। सॉरी, आखिरी बात मैंने नहीं सुनी, दोबारा दोहराइएगा। वो लड़की है ना, वो ब्रिटिश लड़के के साथ वो शादी करना चाहती है। जी जी। तो फिर वो ब्रिटिश के साथ शादी करे तो फिर उसका राइट कैसे बनेगा यहाँ? ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आपको यहाँ 15 साल हो गए और आपके 2 ब्रिटिश ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपने पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है होम ऑफिस में और वो रिफ्यूज़ हो गई थी, या पेपर आप कभी गए हैं? नो, नहीं, कोई एप्लीकेशन हमने नहीं की। अभी हमारा 16वां साल अभी लगा, तो हमने कोई एप्लीकेशन अभी तक की नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आपको यहाँ 15 साल हो गए, आपके यहाँ 2 ब्रिटिश ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इसका मतलब आपके बेटे भी यहाँ रह रहे होंगे, आपकी जो डॉटर इन लॉज हैं वो भी यहाँ रह रही होंगी। सो इसका ये मतलब कि आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं यहाँ यूके में। आपको पहली एडवाइस तो मैं ये कहूँगा कि आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, या आपके अपने ज़ाती कोई पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको फ़ीस माफ़ की जाए, और आजकल वो ग्रांट कर रहे हैं फ़ी वेवर्स। सो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपका हस्बैंड भी है, आप दोनों को वो तकरीबन 5,400 पाउंड वो माफ़ कर देंगे। उसके साथ साथ आपने फिर ग्राउंड्स लगाने हैं, प्रूफ लगाना है कि आपके टाइज यहाँ यूके में हैं। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, आपके पास कोई टाइज नहीं है इंडिया या पाकिस्तान में, फिर मेरे ख्याल में आपके केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए। तो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फ़ौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें, उससे एडवाइस ले लें और वो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी एक फ्रेंड है और वो आई थी यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर, उसने साइलम क्लेम किया, फिर उसको डिटेन कर दिया गया, वो फिर बेल पर रिलीज़ हो गई और अभी वो एक रिलेशनशिप में है एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, और उसके साथ अगर वो शादी कर सकती है और किस बेस के ऊपर वो वीज़ा हासिल कर सकती है। अब चाहे वो ओवरस्टेयर है, वो शादी यहाँ यूके में कर सकती है। उसको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा और प्रूफ कि वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टनर के साथ रह रही है, और वो जाएगी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ नोटिस देगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर उसका पासपोर्ट होम ऑफिस में है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि एक सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाए रजिस्ट्रार ऑफिस को, और फिर वो मुतमिन हो जाएंगे कि ये एक इंडियन नेशनल है, और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस होम ऑफिस से परमिशन लेगी कि आपकी जो फ्रेंड है इसके पास स्टेटस नहीं है, ये शादी कर सकती है या नहीं। फिर होम ऑफिस के पास होता है 70 डेज़, जिसमें वो आपकी फ्रेंड को इंटरव्यू पर बुला सकते हैं, या अगर वो मुतमिन है कि ये एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, बगैर इंटरव्यू से वो आपको आपकी फ्रेंड को लिख देंगे कि वो शादी कर सकती है बगैर कोई प्रॉब्लम से, बगैर कोई रुकावट से। जैसे उसकी शादी हो जाती है
फिर वो अप्लाई कर सकती है इन कंट्री फॉर अ वीज़ा। अगर वो अनमैरिड बेस पर अप्लाई करना चाहती है फिर उसको साबित करना होगा कि 2 years प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर विद हर बॉयफ्रेंड। सो ये 2 ऑप्शंस हैं आपके फ्रेंड के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो पहले तो ये पूछना था कि हम यूरोपियन हैं और हमें इधर 5 साल हो रहे हैं। अगले महीने हमने ना वो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना है। ठीक है। और मेरी वाइफ जो थी वो यूरोपियन थी और मुझे पिछले साल यूरोपियन सिटीजनशिप मिली है। मैं भी अभी यूरोपियन हूँ। ठीक है। आप ब्रिटिश यूरोपियन हैं। ठीक है। हाँ जी, अभी हमने जो अप्लाई करना है रेजिडेंट कार्ड वो हमने इकट्ठे कर सकते हैं, मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ। और मैंने 5 साल में कोई काम वगैरह नहीं किया तो मैं क्या प्रूफ पेश कर सकता हूँ? और मुझे वाइफ पे ज़रूरत है उनके साथ अप्लाई करने की या मैं अकेला भी कर सकता हूँ? और अगर मैं कर देता हूँ और उसके बाद मैं जो पाकिस्तान मतलब जाना पड़ता था, रेजिडेंस परमिट कार्ड है तो मैं अगर मिल जाता है तो कितना अर्सा उधर रह सकता हूँ और अप्लाई करके फ़ौरन जा सकता हूँ? और दूसरा ये है कि इसकी ऑनलाइन जो करते हैं इसकी कोई फीस वगैरह भी है या क्या है इसका साथ? ठीक है सर जी, ज़रा ये बताओ। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं? नहीं, यूरोपियन यूरोपियन, सॉरी। अच्छा, आप ब्रिटिश नहीं है, सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यूरोपियन। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि अगर आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं या बेहतर होगा कि आप सेपरेट अप्लाई करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप टुगेदर अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा है कि कौन सा प्रूफ आपको लगाना चाहिए साथ, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे थे लगातार 5 साल में। अगेन, प्रूफ कि आप यहाँ 5 साल यूके में रह रहे थे वो प्रूफ आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर बैंक स्टेटमेंट्स, चाहे उसमें कोई ट्रांजैक्शन इतनी नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे थे, वो भी प्रूफ है कि आप यहाँ यूके में रह रहे थे। बिल्स होंगे आपके पास ज़रूर, बिजली, गैस, काउंसिल टैक्स, वो आप साथ लगा सकते हैं एज प्रूफ कि आप यूके में रह रहे थे। मोबाइल फ़ोन बिल्स वो भी आप साथ लगा सकते हैं। सो एनी प्रूफ जो आपके पास है जो साबित करता है कि आप यहाँ यूके में रह रहे थे चाहे आप काम नहीं कर रहे थे, सो वो आप प्रूफ लगा सकते हैं। और जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है आप कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। वहाँ आपकी वो अगर आपको उन्होंने वाइफ को उन्होंने कार्ड पहले इशू किया हुआ या अगर आपका यूरोपियन पासपोर्ट है उसको आपने स्कैन करना है फ़ोन के ज़रिए। उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और विद इन 1-2 मंथ्स में आपको वो डिसीजन दे देंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम नाम सलाम। अली है और सर मैं आपसे जी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आपकी जी आवाज़ आ सर, रही है। मैं जी आपसे फरमाइए। पूछना चाहता हूँ, मैं 2007 जी सर, मैं 2007 में एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आया था यूके में। ठीक है। और मैं 2013 तक स्टूडेंट वीज़ा में रहा, जबकि मेरा कॉलेज 2013 में होम ऑफिस की लिस्ट से रिमूव हो गया था। ठीक है। और तब मैंने उस दौरान FLRO एप्लीकेशन डाली थी मेरे सोलिसिटर ने, लेकिन क्योंकि मैं उस दौरान इंग्लिश नहीं कर सका था, सर्टिफिकेट नहीं कर सका था, और क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से, सम रीजन की वजह से नहीं कर सका था, मेरी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी। और उसके बाद मेरी एप्लीकेशन वो रिफ्यूजल और सारा ना बार बार एप्लीकेशन डालते रहे और चलता रहा, और फिर जुडिशियल रिव्यू में चली गई थी मेरी एप्लीकेशन। ठीक है। और मैं उस दौरान मैंने ना जुडिशियल रिव्यू चल रहा था, मैंने यूके छोड़ दिया, वॉलंटरीली मैंने छोड़ दिया था यूके। अच्छा। 2014 में। ठीक है। और सर मैंने 2015 में ब्रिटिश सिटीजन से शादी की और मैं यूके वापस आ गया 2016 में। ठीक है। और अभी सर मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है? के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंडेफिनिट स्टे के लिए। अच्छा। और हाँ जी, मैंने डेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है। और सर मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि कुछ बंदे मुझे मतलब असल में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडेफिनेट स्टे आने के बाद, कुछ कह रहे हैं मुझे 10 साल वेट करना पड़ेगा ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, और कुछ कह रहे हैं स्ट्रेट वे में अप्लाई कर सकता हूँ जैसे मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप इंडेफिनेट लीव मिल जाए। तो काइंडली ये आप मुझे क्लियर कर दें ये कि कैसे होगा ये। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, ठीक है, अब नाज़रीन मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बताऊं जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप जाएँ सोशल मीडिया पर,
वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है सोशल मीडिया पर, आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक भाई ने एक सवाल पूछा है कि वो स्टूडेंट वीज़े पर आए 2007 में और 2013 में उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सके, और उसके बाद उन्होंने FLRO एप्लीकेशन सबमिट कर दी और वो भी रिफ्यूज़ हो गई। एक दो और एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट किए, वो भी रिफ्यूज़ हो गए, और उन्होंने 2014 में वॉलंटरीली यूके छोड़ दिया और उन्होंने दोबारा एंट्री की इन 2016 ऑन अ स्पाउस वीज़ा। अब उन्होंने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, वो पेंडिंग है। अब वो पूछना चाहते हैं कि वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। अब अमूमन ये होता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी, लेकिन उन एप्लीकेशन में भी होम ऑफिस चेक करती है कि अगर आप गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। और गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट कहती है कि द लास्ट 10 ईयर्स जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको उस दौरान में ओवरस्टेयर नहीं होना चाहिए कोई भी टाइम विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ इन फरवरी 2021, मेरा जो 10 ईयर पीरियड होगा वो होगा फरवरी 2011 तो लेके फरवरी 2021 तक। अब यहाँ जो कॉलर ने बताया हमें कि वो ओवरस्टेयर थे अंटिल 2014, और होम ऑफिस की पॉलिसी होती है, मैंने देखा है अक्सर इन सिचुएशंस में, कि जब कोई शख्स दोबारा री एंटर करता है ऑन स्पाउस वीज़ा और वो अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो कहते हैं कि आप पिछले 10 सालों में ओवरस्टेयर थे। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप अप्लाई करें इन 2025, जब आपका पीरियड होगा फ्रॉम 2015 तो लेके 2025 तक, और उस दौरान आप ओवरस्टेयर नहीं थे। सो रादर बी सेफ देन सॉरी। ये ना हो कि आप अप्लाई कर दें और आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दें और फिर आपकी फ़ीस फिर ज़ाया हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि एक दफ़ा अपने कोई करीबी सिस्टर को मिल लें जो तफसील में आपका पेपर वर्क चेक करके आपको बता सकता है कि आप लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, 2 वीक पहले तुसां मेरी गल हुई सी, तो तुसां मैं दस्सिया सी कि मेरा कोर्ट विच केस है ना, मेरा मैं प्रिजन होया सी 21 मंथ दा। हाँ जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਵਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ कि एक दरखास्त करे अपील्स प्रोसैसिंग टीम ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, आवाज़ आ रही जी? जी जी, आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। जी सर, पूछना था, मेरा दोस्त आया था 2009 में। ठीक है। उसकी शादी हुई 2014 में। ठीक है। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ कि शादी हुई, फिर इलीगल काम करते पकड़ा गया, डिटेन हो गया। ठीक है।
डिटेंशन सेंटर में उसकी स्पाउस वीज़े की फाइल डली हुई थी, जिससे होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। और रिमूवल ऑर्डर आ गया था उसका कि इसको रिमूव कर देना है। तो सोलिसिटर ने असाइलम डाल के बाहर ले आया। ठीक है। बाहर आके असाइलम चलता रहा। मेन टाइम जो बीवी है उसने इसके साथ रिलेशनशिप खराब करना शुरू कर दिया और उसकी मदर इन लॉ ने जी उसको एनीवे उन्होंने धक्के मारे, घर से निकाला, फिर पुलिस रिपोर्ट हुई, फिर वो अपने भाई के पास आ गया। ठीक है। फिर असाइलम भी रिफ्यूज हो गया। तो 2 मंथ्स पहले उसके भाई के घर इमिग्रेशन आई उसको पकड़ने के लिए। तो उसने बताया कि मेरे साथ, क्योंकि इस दौरान उसकी जो है ना डिफरेंट जो अदारे हैं, चैरिटीज कंपनी है इंग्लैंड की, वो हेल्प कर रही हैं उसकी। ठीक है। जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया, ठीक है, काउंसलिंग हो गई, ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी हो गई। उसने फिर इमिग्रेशन को ये बताया कि मेरे साथ मॉडर्न स्लेवरी हुई है। फिर इमिग्रेशन ने कहा हम आपको डिटेन नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। बिल्कुल एनआरएम के साथ। बिल्कुल। फिर मेरे सोलिसिटर ने डोमेस्टिक डाल दी फाइल। जी और उसकी फी वेवर एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, वो तो हो जाती है आजकल। सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, पुलिस, डॉक्टर, एवरीथिंग। अब ये पूछना है आगे उसको वीजा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश डिवोर्स नियरली डन होने वाली है उसकी। ठीक है। और उसको कभी वीजा इशू नहीं हुआ था, करेक्ट? नहीं, उसका स्पाउस वीजा नहीं इशू हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन सिचुएशंस में, अगर होम ऑफिस आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती और आपको वीज़ा नहीं इशू करती, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर मैरिज बेस के ऊपर, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि होम ऑफिस आपके दोस्त के एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर दे और उसको वो इंडेफिनिट ग्रांट कर दे। अगेन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर अगर होम ऑफिस ने आपकी रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। बट मे बी शायद वो डिस्कशन इस्तेमाल करते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था। जी जी। इधर लंदन में 7 साल हो गए हैं। जी जी। तो मेरे पास वीजा असलम का है। ठीक है। और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है। अभी मैंने शादी की है। ठीक है। तो पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया, बनकर आ गया, लेकिन वो भी मुझे नहीं दे रहे। बोल रहे हैं कि होम ऑफिस से जवाब आएगा तो आपको देंगे। ओके। अब यहाँ आपने मुझे बताया कि आपको मिला हुआ है असाइलम, राइट? जी। और आपने शादी की है, करेक्ट? जी। आपको पासपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मेरे पास नहीं है ना, तो वो जो शादी की है ना, हाँ जी, अभी इंग्लिश करनी है, तो वो मेरे पास पासपोर्ट होगा। नहीं आपने, ठीक है, लेकिन आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ले लेते होम ऑफिस से? बल्कि बजाय आप धक्के खाएं हाई कमीशन से, वो कहेंगे हम नहीं इशू करते होम ऑफिस, फिर इससे डिले होगा। आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल कर लें, वो आप जाके रजिस्ट्रार ऑफिस को दिखा दें कि जी मैं एक असाइलम सीकर हूँ, ये मेरा आईडी है, ये मेरा कार्ड है, और मैं एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। जी ठीक है, जी, यही पूछना था। हाँ आप ये करें, ठीक है। बल्कि बजाय आप टाइम ज़ाया करेंगे, जो पाकिस्तान हाई कमीशन है असाइलम सीकर्स को वो पासपोर्ट नहीं देती, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें। इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर लें और उसके बाद जाके अपनी शादी रजिस्टर करवा लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा सवाल ये है। जी जी। मैंने अपना केस सबमिट किया हुआ है सितंबर 2020 का, लास्ट ईयर का। ठीक है। स्पाउस वीज़ा का। Okay. मेरी बीवी ब्रिटिश है और मेरा एक बेटा भी है, वो भी ब्रिटिश है, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने ज़बरदस्त। सबमिट ठीक किया है। हुआ अपना एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है। तो अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, कोई फिंगरप्रिंट का भी, ना कोई अपॉइंटमेंट का, ना कोई इंटरव्यू का, कुछ जवाब नहीं आया। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके क्या इसकी एक ये भी और एक और भी कि मतलब ये क्या कोरोना की वजह से वाकई होम ऑफिस काम नहीं कर रही? ठीक है, ये एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, ठीक हो गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। तो कोरोना वायरस की वजह से क्या होम ऑफिस वाकई अपॉइंटमेंट नहीं दे रही,
तो दे रही है या नहीं दे रही, इसका भी जवाब दें। और जो एक केस होता है वो मैक्सिमम कितना को टाइम लेता है, 4 से 6 महीने या साल भी, या कितना टाइम लेता है? प्लीज़ ये जवाब दे देना मुझे प्लीज़। ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया सितंबर 2020 में और अभी तक पेंडिंग है, जो मेरे ख्याल में बनते हैं 5 मंथ्स। ठीक है, ये कोई अनयूजुअल टाइम नहीं है कि होम ऑफिस तकरीबन आजकल विद इन 6 to 9 मंथ्स में डिसीजन कर रहा है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशंस के ऊपर। अब हैरत की ये बात है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की सितंबर में और अभी तक आपके उन्होंने फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए, वो उनको लेने चाहिए थे। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि एक होम ऑफिस का एक नंबर है बायोमेट्रिक्स टीम का, अगर आप उनको फ़ोन कर लें कि जी ये मेरा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी सितंबर में, और क्योंकि आजकल होम ऑफिस की पॉलिसी है कि विद इन 30 डेज़ में आपको इनवाइट करते हैं फॉर फिंगरप्रिंट्स, मुझे अभी तक कोई फिंगरप्रिंट इन्विटेशन लेटर नहीं मिला, प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दें, और वो आपको फिर अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन आप समझ लें सिस्टम में आ जाएगा। सो फौरी तौर पर बायोमेट्रिक्स टीम को कॉन्टैक्ट करें और उनको एक्सप्लेन करें। जहाँ तक आपका सवाल था कि होम ऑफिस अभी काम कर रही है कोरोना में या नहीं, होम ऑफिस काम कर रही है और हमेशा कर रही थी फ्रॉम द स्टार्ट। जब मार्च में ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, होम ऑफिस काम करती रही है, उन्होंने कोई स्टॉप नहीं किया, अभी भी वो काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि डिलेज़ आ रहे हैं। जो एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 माह में आपको जवाब मिल रहा था, वो तकरीबन 9-10 महीने लग रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी डिले ज़रूर है। सो मेरा एडवाइस आपसे ये होगी कि बायोमेट्रिक टीम से आप रब्ता करें और उनको एक्सप्लेन करें, और फिर आपको वो इनवाइट करेंगे फॉर द बायोमेट्रिक्स। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। ये किल साहब, मैंने एक सवाल पूछना है। जी जी। हमारे 3 बच्चे हैं, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते थे। हमारी 9,000 से ऊपर थी इनकम, 10,000 थी। तो अभी हमने अप्लाई किया है, हमारे 3 बच्चे भी हैं। जी जी। तो अभी हमें फिंगरप्रिंट की भी डेट मिल गई है, तो इसलिए कि हमारी एक वेजेस जो है ना, वो इनकम उससे 9,600 से 500 पाउंड जो है ना वेज स्लिप में है, मगर अकाउंट में नहीं गया। तो इस पर कोई इशू बन सकता है कि नहीं? तो एक और इशू है, मुझे 5 साल होने से 28 डेज बिफोर मैंने अप्लाई किया था ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। तो उन्होंने जब लॉ वो चेंज हुआ था, तो इंग्लिश टेस्ट के लिए उस वक्त नहीं था, तो मैंने 28 डेज बिफोर अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने रीज़न मांगा था कि आपने 28 डेज बिफोर क्यों अप्लाई किया। तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता था, तो वो मेरी फीस भी गई है। तो जब मैं इधर सोलिसिटर किसी के पास मशवरा लेने जाता हूँ, वो कहते हैं कि वो आपको फीस वापस नहीं करेंगे। आपने नेशनलिटी कब अप्लाई की थी? मैं जब वो इंग्लिश टेस्ट, जब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं हुआ था, कौन से साल की हम बात कर रहे हैं? तो उसी दिन मेरा जो है ना 5 साल पूरे होने वाले थे। तो मैंने 28 डेज बिफोर अप्लाई कर दिया था, मगर वो जब 28 डेज बिफोर, वो अभी लेटर उन्होंने मुझे भेजा था कि आपने ये क्यों अप्लाई किया है। जी जी। नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2014, 15, 12, 13 कब की बात है? 2012 की बात कर रहा हूँ। 12 की बात कर रहे हैं। अब वो तो अभी 10 साल तकरीबन हो गए हैं, अभी वो पैसे कैसे वापस आएंगे आपको? नहीं आ सकते वो पैसे वापस? नहीं, वो तो 10 साल हो गए, वो तो होम ऑफिस ने खा लिए होंगे पैसे। अच्छा, वो तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, अब कौन अप्लाई कर रहा है एक्सटेंशन के लिए? आपकी वाइफ? ये ब्रिटिश इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर, आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है? ठीक, सॉरी एक मिनट। और जो उसके साथ कोई और अप्लाई कर रहा है, बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं या वो ब्रिटिश है? नहीं, बच्चे इधर पैदा हुए, ब्रिटिश हैं। ठीक है। और आपने मुझे बताया कि आपकी इनकम है 10,000 पाउंड, ये पर ईयर की है या 6 मंथ्स में आपने ये पैसे कमाए हैं? 6 मंथ में कमाए हैं। ठीक है, 6 मंथ में कमाए। अच्छा, एक सैलरी आपने मुझे बताई है कि वो बैंक अकाउंट में नहीं आई, लेकिन वो आपकी पे स्लिप है उसकी? हाँ जी, पे स्लिप है। वो उन्होंने फिर एम्प्लॉयर ने आपको वो पैसे कैश दिए थे? वो कैश दिए थे और फिर लेटर पर भी लिख कर दिया था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा।
kejaz@me.com, इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ऑफिस में मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, यूट्यूब पर, वहाँ मेरा नाम डाल दें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ आज रात को इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले एक कॉलर ने मुझे सवाल पूछा था कि उनकी वाइफ अप्लाई कर रही हैं ILR के लिए, और वो इनकम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, लेकिन उनकी जो एक सैलरी है वो बैंक अकाउंट में नहीं आई। इसमें अगर प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। जहाँ तक गाइडेंस इसके बारे में कहती है वो है कि 6 मंथ की पे स्लिप्स होनी चाहिए और 6 मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, चाहे आपको पे किया जा रहा है कैश, चाहे आपको पे किया जा रहा है बैंक ट्रांसफ़र। अगर आपको कैश पे किया जाता है, आपको डिपॉजिट करना होता है वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर ले सकते हैं जो एक्सप्लेन कर सकता है कि हमारे HR टीम में कोई प्रॉब्लम थी या पेमेंट प्रोसेसिंग टीम में कोई प्रॉब्लम थी, उस वजह से हमने आपको पे किया कैश में, मेरे ख्याल में होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन में डिस्कशन इस्तेमाल कर देगी और आपकी वाइफ को वो इशू कर देगी ILR। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल भैन जी। हाँ जी, मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ 24 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਆ B1 ਹੈ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, वो तो मेरी भी वीक है। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਆ। अच्छा, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ B1 ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਦਾ ठीक है। B1 ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ? ठीक है भैन जी, ਤੁਹਾਡੀ एज कितनी है? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ 52। 52। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। और ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ? ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ B1 ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ UK ਟੈਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ B1 ਕਲਾਸਿਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੋਣ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ UK ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ B1 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ
वो बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने ना परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था, ये 22 दिसंबर को। 5 जनवरी को मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था एज अ अनमैरिड पार्टनर। तो सर्टिफिकेट आया एप्लीकेशन का और उन्होंने कहा काम की इजाज़त नहीं दी मुझे उन्होंने, क्योंकि मैंने उनको सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस नहीं भेजे मेरे और मेरे जो स्पॉन्सर उसके। ओके। जिस वजह से उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी और वो कह रहे हैं वी विल कंसीडर योर एप्लीकेशन बट मे कांटेक्ट यू फॉर मोर एडिशनल एविडेंस। सॉरी, आपने अप्लाई किया था अंडर सेटलमेंट स्कीम या आपने अप्लाई किया अंडर ईए रेगुलेशंस? अंडर ईए रेगुलेशन किया था। पेपर फॉर्म आपने किया था? नहीं, मैंने ऑनलाइन की थी। ठीक है, फिर आपने, ठीक है, तो वे पासपोर्ट वगैरह नहीं थे भेजे, सिर्फ उनको उधर होम ऑफिस से वो मैंने सर्विस लेके उनको अपलोड किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा परेशान हूँ कि अगर ये मेरा खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल हो जाता है, अगर मुझे वो वीज़ा नहीं देते तो वो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है फिर उसके बाद? अच्छा, मेरा सवाल अगेन मैं आपसे दोबारा ये पूछता हूँ, आपने सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई नहीं किया, सेटल स्टेटस ना? जी, वो नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया वो? अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड तो है ना 5 साल का, इसलिए आपने अप्लाई किया ना पीआर के लिए, करेक्ट? हाँ जी। सो आपने सेटल स्टेटस के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? बस वो मुझे पता नहीं था सर, मैंने कहा शायद यही परमानेंट रेजिडेंस करना है अप्लाई, तो इसलिए मैंने यही आपके किया पास था। 5 साल का प्रूफ है, आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है? हाँ जी, मेरे फिर साथ आप रह उस रही पर अप्लाई करें ना, आपके लिए। सर वो लेकिन ये 5 जनवरी को वो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया ना, रेजिडेंस जो 5 साल का। वो रेजिडेंस कार्ड अभी आपके पास है? अभी हाँ, तो आप नहीं कर सकते। यस करेक्ट, नहीं आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो है, आपका काम था वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई करते हो, बड़ी आसानी के साथ विद इन 1 मंथ आपको उन्होंने वीज़ा इशू कर देना था। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंस अंडर द ओल्ड ईयर रेगुलेशन, जो उन्होंने अभी वो स्कीम को बंद कर दिया, आपको साबित करना है कि आपकी वाइफ 5 साल लगातार काम कर रही है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम, आपने खाली साबित करना है 5 ईयर्स प्रूफ कि आप इकट्ठे रह रहे थे। दैट्स वेरी इजी टू प्रूफ, बिल्स के साथ या बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। अब आपने ही तो पहली चीज़ तो है आपने गलत एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और मेरे ख्याल में आपने सोलिसिटर की एडवाइस भी नहीं ली होगी। अभी उन्होंने आपको काम की इजाज़त भी नहीं दी। लेकिन आपका सवाल है कि अगर आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं? प्रॉब्लम तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन आपको अपील राइट दिया जाएगा और वहाँ आपने जज को मुतमिन करना होगा अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं एंड कि हम एक जेन्युइन रिलेशनशिप में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्रूफ है, आपकी वाइफ काम कर रही हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। क्योंकि एक दफ़ा पहले भी होम ऑफिस ने आपको ग्रांट किया है एज अ अनमैरिड पार्टनर, आप उस खातून के साथ अभी भी रिलेशनशिप में हैं। सो आपके केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं कि एक दफ़ा आपने माना है हम जेन्युइन रिलेशनशिप में और अभी भी हम हैं, इस वजह से मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। कमरान साहब, मैंने पूछना था कि मैंने ना 1 महीना पहले ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन डाली थी। ठीक है। तो सर वो मैं कुछ जो ना उसमें डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन भूल गया हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल लास्ट वीक भी फ़ोन किया था। करने के लिए, सॉरी, आपने लास्ट वीक भी फ़ोन किया था? जी जी। हाँ जी। मैंने वो विड्रॉ जो है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सॉरी, आपने मुझे बताया था कि लास्ट वीक आपने जल्दी अप्लाई कर लिया था, ठीक है जी। एक तो वो दिन कम थे और एक मैं प्रिजन में रहा था, तो वो जो है ना उधर ऑप्शन कोई नहीं था, तो वो मैं भूल गया उनको बताना। क्या भूल गया? लास्ट वीक आपने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको अरेस्ट किया लेकिन उन्होंने आपको छोड़ दिया। अभी उन्होंने आपको कोई कन्विक्शन दी थी, कोई सेंटेंस दी थी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मैं पुलिस कस्टडी में रहा, लेकिन मेरे ऊपर ना कोई कन्वेंशन या कुछ। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं हुआ, वो नॉट गिल्टी पा रहे हैं। नॉट गिल्टी, आपको फिर चार्ज नहीं किया गया, करेक्ट? जी जी जी। So, चार्ज तो किया गया सर, वो चार्ज जी चार्ज तो किया गया, लेकिन पुलिस कस्टडी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा क्लियर हो गया, मेरे ऊपर कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने मुझे जो है ना वो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, करेक्ट?
ये तो मैं यही बात पूछनी थी यार, कोई नहीं है फिलहाल। मेरा जो सोलिसिटर है वो क्राइम के जो मुझे प्रेजेंट कर रहा था वो कह रहा था आपका कोई क्रिमिनल कार्ड आपने विड्रॉ कर दिया तो एप्लीकेशन? आपके ऊपर कोई सर मैंने वो आपने बताया था, मैंने वो फॉर्म फिल किया था, लेकिन उधर सर वो होम ऑफिस का जो है ना रेफरेंस नंबर मांग रहे थे। तो नंबर तो मेरे पास कोई नहीं है होम ऑफिस, क्योंकि अभी तक मुझे होम ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल नहीं आई कि उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया या ठीक है। तो यही पूछना था कि उसके बगैर भी विड्रॉ हो सकती है या फिर मुझे अंटिल इंतजार करना पड़ेगा वो जो रेफरेंस नंबर होगा उसका? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है फिर भी आप ईमेल कर दें नेशनलिटी टीम को ईमेल के थ्रू, उसमें कोई फॉर्म नहीं है, और उनको आप ईमेल कर दें nationality.inquiries@homeoffice.gov.uk, इस तरह का कोई ईमेल है, और उनको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दे दें और उनको एक्सप्लेन कर दें मैं एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते, अपने सोलिसिटर के होम ऑफिस नेशनलिटी टीम को वो ईमेल लिखते हैं लिवरपूल, और वो भी उनको दरख्वास्त कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दें। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन मैंने आपकी फ़ाइल डिटेल में तो नहीं देखी, लेकिन जो आप मुझे कह रहे हैं, अगर उन्होंने आपको चार्ज नहीं किया, आपका कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर तो आपको कोई चीज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होता रहता है कि लोगों को अरेस्ट करते हैं, बाद में उनको वो रिहा कर देते हैं, लेकिन वो तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, पिछले वीक आपने मुझे पूछा था कि आपने 28 डेज़ पहले अप्लाई कर दिया। होम ऑफिस की अगर आप गाइडेंस देखें, वो साफ कहती है कि अगर एक शख्स 10 डेज़ से ज़्यादा अप्लाई करता है, 10 to 90 डेज़, अगर वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है और वो साबित कर सकता है कि उसके टाइज यहाँ यूके में हैं, हम जो पीरियड है जिसने उसने जल्दी अप्लाई कर दिया, हम उसको माफ़ कर देते हैं। सो अगर आप ये साबित कर सकते हैं अपने नेशनलिटी एप्लीकेशन में, जो आपने पहले अप्लाई किया उसको वो माफ़ कर देंगे। लेकिन अगेन आप अपने सोलिसिटर से ये डिस्कस कर लें और वो आपको बेस्ट एडवाइस कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम जी कामरान भाई, ऐसा है कि मैंने लास्ट टाइम अभी वीज़ा अप्लाई किया था, स्पोर्ट्स वीज़ा, तो मैंने रीन्यू कराया अभी वो लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट 2 मंथ में। तो क्या मैं जब अभी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूंगा तो मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे 2.5 ईयर लेना पड़ेगा, 2.5 साल का वीज़ा लेना पड़ेगा, बार बार 10 साल पूरे करने पड़ेंगे? नहीं, अभी आपको 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा मिला था, ठीक है, करेक्ट। आप यूके एंटर हो गए, अभी आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है और यहाँ आपने वो भी आ गया, और आपने इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल की थी। उन्होंने आपको कौन से रूट पर उन्होंने वीज़ा इशू किया है, 10 ईयर या 5 ईयर? मेरी 10 ईयर के बेस पे किया था। तो अभी मैं यही पूछना था कि मैं अगर फुल टाइम जॉब करता हूँ तो उनकी रिक्वायर के मुताबिक मैं टैक्स पे करता हूँ, तो मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उन्होंने अभी आपको 10 ईयर रूट पर लगा दिया। अब ये आप ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं विद 6 मंथ पे स्लिप्स, आप दोबारा फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपको स्विच किया जाए टू द 5 ईयर रूट, लेकिन इसमें आपका काफ़ी खर्चा होगा। अब आपके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपने और 5 साल पूरे करने, और उसके बाद ही आप जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अनलेस अगर आप अभी फौरी तौर पर स्विच कर लेते हैं टू द 5 ईयर रूट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, यो लाइव ऑन है जी, फरमाइए। नमस्कार सर। सर मैंने आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए थी ना। जी जी। जैसे मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ इंडेफिनिट है यूके। जी जी। तो मेरे पास कोई वो नहीं है, जैसे 2 साल का वो हमारे साथ में रिलेशनशिप में जी जी इकट्ठे रह रहे। तो मेरी जो गुड़िया है मेरी वाइफ को, वो डिसेबल आ गई, तो कुछ हो सकता है उससे? जो आपकी बेटी है गुड़िया आप कह रहे हैं, वो ब्रिटिश? हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो अफगानिस्तान की बोन है ना, जैसे। ठीक है, उसके पास उसका क्या स्टेटस है आपकी बेटी का? वो इंडेफिनिट है, दोनों माँ भी और बेटी भी। ठीक है। अब आप कहाँ से, इंडिया से? हाँ मैं इंडियन हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आप यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यूके में, और अगर आपका केस सही तरह पेश किया जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विदिन 6 to 9 मंथ्स में वीज़ा इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए।
मुझे उम्मीद है आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ और लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपके कोई भी सवाल है सोशल मीडिया पर जाके कमेंट्स में जाके आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ विनिस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।